द्रोणाचार्य की आत्मकथा भाग 4। उनके कंधे पर हाथ रखकर एवं पुत्र की उंगली पकड़कर मैं घर आया एवं थकान के कारण अपने कक्ष में चला गया। मेरे मौन रहने एवं कृपाचार्य को उत्तर न देने का परिणाम यह हुआ कि वह मुझसे आगे बात करने का साहस न जुटा सके। सायंकालीन संध्योपासन से निवृत्त होने के बाद जैसे ही मैं अकेले बैठकर अपनी यात्रा के शुभाशुभ का विचार करने लगा, उसी समय मेरी पत्नी ने आकर बताया कि कृपाचार्य आपसे बहुत आवश्यक वार्ता करना चाहते हैं, किंतु आपके तीक्ष्ण स्वभाव एवं क्षणार्थ में क्रोधित हो जाने की प्रवृत्ति के कारण भयभीत हो रहे हैं। उन्होंने मुझे यह कहकर भेजा कि उनसे पूछ लो, यदि वे सहमत हैं तो मैं उनके कक्ष में जाकर कुछ बातचीत कर सकूं। मैं अत्यंत थका हुआ था, अतः मैंने उस समय वार्ता करना उचित न समझ स्पष्ट मना कर दिया। उसके चले जाने के बाद मैं सोचने लगा कि कृपाचार्य की वार्ता निश्चय ही राजनीति से प्रेरित होगी। संभव है कि मेरी पांचाल यात्रा का समस्त विवरण एवं महाराज द्रुपद के व्यवहार से यह अवगत हों। ऐसे में यह भी हो सकता है कि यह राजमाता एवं राजकुमार देवव्रत का कोई संदेश लेकर आए हों एवं अपने कूटनीतिक चातुर्य से मुझे अपनी बातों में उलझाकर सिद्ध मनोरथ करना चाहते हों। विशिष्ट राज पुरुषों से वार्ता के पूर्व ही समस्त पक्षों का एवं हिताहित का विचार अत्यंत सूक्ष्म रीति से कर लेना अपेक्षित होता है। इस तरह की वार्ताओं के परिणाम व्यापक जनसमूह से जुड़े होते हैं, अतः वाचिक कटुता का निषेध करते हुए सार्थक एवं सारगर्भित तथा संक्षिप्त वार्ता देश काल के अनुसार किया जाना ही सुखद होता है। यही सब सोचकर एक रात्रि बीत जाने के उपरांत अगले दिन बातचीत करने का मन बनाया। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर जैसे ही मैं बाहर आकर उपवन में विचरण करने लगा, उसी समय कृपाचार्य भी मेरे पास आ गए। मैंने किंचित मुस्कुराते हुए कहा, आचार्य, इस अकिंचन पर कृपा करने के लिए पहले तो मेरा धन्यवाद स्वीकार करें एवं तत्पश्चात मेरे योग्य सेवा से मुझे अवगत कराएं। कृपाचार्य ने सर्वप्रथम मेरी पांचाल यात्रा में द्रुपद के व्यवहार पर खेद जताया एवं कहने लगे कि द्रुपद से ने आपसे ना मिलकर केवल आपका ही नहीं समस्त ऋषि समूह का घोर अपमान किया है। मेरा तो व्यक्तिगत अपमान हुआ ही है, क्योंकि आप मेरे तो स्वजन संबंधी ही हैं। कृपाचार्य के इस विचार वाक्य विन्यास पर मैं हतप्रभ रह गया। मुझे उनके इस अपमान बोध का फलितार्थ समझने में क्षण भर भी न लगा, किंतु मुझे आश्चर्य इस बात पर हो रहा था कि राज्य के शासक के अंतरंग क्रियाकलापों पर इतनी पैनी दृष्टि एवं इतनी तत्परतापूर्ण प्रतिक्रिया निश्चय ही देवव्रत भीष्म जैसे राजनीतिज्ञ के संकेत पर ही संभव है। मैंने अत्यंत सहज एवं अनभिज्ञता के साथ संयत स्वर में उत्तर दिया, आचार्य, पांचाल नरेश को मुझसे न मिल पाना उनकी कोई वैयक्तिक व्यवस्था भी तो हो सकती है। यह सुनकर कृपाचार्य मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ, जहाँ तक विवशता का प्रश्न है, इस संबंध में आपसे अधिक विवशता और कठिनाई की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। एवं आप अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण ही उनके पास गए थे। आपकी यात्रा का उद्देश्य अपनी व्यक्तिगत कठिनता से निवृत्ति पाना मात्र था। ऐसे में उनका आपसे न मिलना निश्चय ही अमानवीय है। लोग घर जाने पर शत्रु का भी अपमान नहीं करते। आप तो उनके बाल सखाते। कृपाचार्य के कथन पर पहले तो मेरे मन में आया कि कह दूं कि तुम स्वयं भी कहाँ दूध के धुले हो। तुम्हारी सारी बातचीत से राजनीति की गंध आती है। मेरे अपमान से तुम्हारा क्या सरोकार? तुम्हें तो राजनीति का व्यसन है। यदि सचमुच मेरे मान अपमान की चिंता तुम्हें होती तो कभी इससे पूर्व मेरी या अपनी बहन की चिंता की होती। आज अचानक ही अपनी आत्मीयता का बोध कराने चले आए। कुछ सोचकर अपने घर आए अतिथि से यह सब कहने का साहस मैं नहीं जुटा सका। मैंने बातचीत को गति देने के लिए पुनः पूछ दिया, कृपाचार्य, आप प्रधान विषय की प्रस्तुति से क्यों बच रहे हैं? बार बार घुमा फिराकर अन्य विषयों को ही क्यों लाते हो? यह सुनकर वे बहुत ही अनुरागपूर्ण स्वर में माधुरी घोलकर कहने लगे, आप जैसा धनुर्विद्या विशारद समस्त लोक में भार्गव परशुराम को छोड़कर और कोई दूसरा नहीं है। परिस्थिति बस आप लोक वेद से निष्कासित अभिशप्त जैसा जीवन यापन कर रहे हैं। आपकी क्षमता एवं लोकोत्तर योग्यता का सदुपयोग करके सहस्रों योद्धाओं एवं महारथियों को प्रशिक्षित कर सैन्य बल को दृढ़ता प्रदान की जा सकती है। सबसे सुखद बात यह है कि स्वयं राजकुमार देवव्रत आपकी बाण विद्या एवं हस्तलाघव तथा सैन्य संगठन के कौशल से प्रभावित हैं। विद्यापीठ के समय से ही आप पर उनकी दृष्टि है। अब उनके पौत्र शिक्षा के योग्य हो गए हैं। वे अपने सतपंच पौत्रों की उच्च शिक्षा के लिए चिंतित हैं। अपने पौत्रों का भविष्य उन्हें आप जैसे सुयोग्य गुरु में सुरक्षित प्रतीत होता है। वे पर्याप्त समय से आप पर दृष्टि लगाए हुए हैं एवं चाहते कि आप उनका अनुरोध स्वीकार कर लें।
कृपाचार्य के मुख से देवव्रत भीष्म एवं राजमाता सत्यवती का संदेश पाकर मैं अत्यंत गंभीर होकर विचार प्रवाह में खो गया। एक ओर तो यह संदेश मेरी दरिद्रता निवारण के लिए कल्पतरु के समान था, तो दूसरी ओर मुझे आपात मस्तक बांधने के लिए स्वर्ण जंजीर के समान। ऐसी जंजीर जिससे एक बार बंधने के बाद मुक्त होने की कल्पना भी करना व्यर्थ है। सामाजिक व्यवस्था में पूरी तरह मत्स्य न्याय के अवशेष विद्यमान हैं। मनुष्य जितनी ही प्रगति करता जाता है उतना ही वह अन्य लोगों के लिए विपत्ति का कारण बनता जाता है। जो उपलब्ध कारणों के संयोगवश वरिष्ठता अर्जित कर लेते हैं वे उसे निरंतरता प्रदान करने के लिए किसी भी कार्य को नैतिकता की कोटि में ले आते हैं, जबकि अन्य लोगों द्वारा वैसा ही कृत्य अनैतिकता या अपराध की कोटि में आ जाता है। किसी के व्यक्तिगत जीवन को अपनी राजनीति का लक्ष्य बनाना किस कोटि की नैतिकता है? देवव्रत भीष्म जैसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व द्वारा मेरे किए गए स्नेह प्रदर्शन से एक बात तो स्पष्ट है कि वे मेरे माध्यम से द्रुपद का पराभव करने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरे अपमान बोध को सतत चर्चित कर आर्यावर्त के समस्त ऋषिकुल को द्रुपद के विरुद्ध आक्रोशित कर हस्तिनापुर साम्राज्य के प्रबल प्रतिद्वंदी की नेतृत्व क्षमता एवं नैतिकता को चुनौती देकर वे अपनी अपराजयता को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे। कई बार व्यक्ति न चाहते हुए भी परिस्थितियों के अनुसार अपना कर्तव्य निर्धारण करने को विवश हो जाता है। जीवन में कैसा विरोधाभास है जिसे हम श्रेष्ठ या वरेण्य समझते हैं, उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं हो जा पाती, एवं जिन छल प्रपंच पाखंड ईर्ष्या द्वेष आदि से विलग रहना चाहते हैं उनसे विलगाव नहीं हो पाता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जीवन में सब कुछ अनियोजित एवं अवांछित होता रहता है। अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात काफ़ी समय तक मेरे उत्तर की प्रतीक्षा करते रहने के बाद उन्होंने मौन भंग करते हुए कहा, आचार्य, मैं आपकी ओर से देवव्रत भीष्म को क्या संदेश दूं, कृपया बताएं। कृपाचार्य द्वारा पूछे जाने पर मैंने कहा, यह ठीक है कि आपने मेरे कारण संदेश वाहक बनकर आने का कष्ट किया, इस हेतु मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं आपको अपना संदेश वाहक बनाऊँ यह आपके पद की मर्यादा के विपरीत है। अतः मैं एक सप्ताह में स्वयं उपस्थित होकर अपने निर्णय से महात्मा देवव्रत भीष्म को अवगत करा दूंगा। मेरे इस उत्तर से कृपाचार्य कुछ आश्वस्त प्रतीत हुए। दूसरे दिन प्रभात बेला में वे हस्तिनापुर प्रस्थान कर गए। उनके जाने के पश्चात मैंने विचार किया कि अब मुझे यथाशीघ्र निर्धारित कर लेना चाहिए कि मेरा कर्तव्य पथ क्या है। मुझे भीष्म का आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए या नहीं। मैंने प्रस्ताव के गुण दोषों की समीक्षा करना प्रारंभ किया। यह तो निश्चित ही था कि मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी एवं संबंधित शासन द्वारा मान्य सिद्धांतों को आत्मसात करना पड़ेगा। यह भी संभव है कि अपने राजकीय हित के लिए मेरा उपयोग हो। कई बार ये अनपेक्षित भी हो सकता है एवं मेरे मान्य सिद्धांतों के प्रतिकूल भी, किंतु इन सारी बातों में ऐसा कुछ दोष दृष्टिगत नहीं होता जिसके आधार पर प्रस्ताव की अवज्ञा की जाए। निर्विवाद रूप से महात्मा भीष्म संपूर्ण आर्यावर्त के अपराजय योद्धा एवं राजनीतिज्ञ हैं। उनके द्वारा स्वयं मेरे नाम का प्रस्ताव किया जाना मेरे सम्मान का प्रतीक ही नहीं अपितु उनकी अगाध आस्था का परिचायक भी है। ऐसी स्थिति में उनके विश्वास के साथ छल नहीं किया जा सकता। समस्त पौत्र राजकुमारों का गुरु मुझे नियुक्त करने में भी भला क्या राजनीति हो सकती है, और यदि होगी भी तो मेरे लिए हितकर ही होगी। सारे संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें मानवीय गुण दोषों का समन्वय ना हो। जहाँ जल है वहाँ कीचड़ भी होगी, इसी प्रकार जहाँ गुण है वहाँ अवगुण भी संभावित हैं। राजनीति निश्चय ही छल प्रपंचों से ओतप्रोत है, किंतु पलायन ही क्या एकमात्र उपाय है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि दोषों के परिष्कार का प्रयत्न ही गुणों की सृष्टि करता है। दोषों के उन्मूलन हेतु प्रयत्नशीलता ही उचित कही जा सकती है। यदि हमारे पूर्वज ऋषियों के ने संसार के दुखों कष्टों का प्रत्यक्षीकरण न किया होता तो वे वैदिक साहित्य में निहित मानवीय सिद्धांतों का सृजन नहीं कर पाते। इसी प्रकार जीवन के सभी क्षेत्रों में जो प्रगति दिखाई देती है वह मानवीय आवश्यकताओं का प्रतिफल है। जहाँ तक मेरी स्वतंत्रता के व्यवधान का प्रश्न है, उसमें व्यवधान तब ही भी रहेगा जब हम कोई काम ना करें। इस समय हम किसी शासक की सेवा में नहीं हैं। इसके उपरांत भी क्या हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं? जब तक हमारा मन लोगों के अनुसार विचरण करना बंद नहीं कर देता तब तक हम परवश ही हैं। वैसे भी प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी के समक्ष अपने को छोटा बनाना ही पड़ता है। अतः बुद्धिमान वही है जो सबको अपने से बड़ा और बुद्धिमान मानता है। शांति का इससे सुगम उपाय और क्या हो सकता है? कर्महीनता शांति का नहीं विनाश का मार्ग है। अब तक मैं उसे ही इच्छा या अनिच्छा से अपनाता रहा हूँ।
अब समय आ गया है कि मैं भीष्म के पास जाकर उनका कृपा पात्र बनकर विश्वास भाजन बनूं। संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह का अवसर प्राप्त करते हैं। संसार को मिथ्या मानकर निश्चेष्ट पड़े रहकर जीवन को जैसे तैसे देना निरी कायरता नहीं तो क्या है। मैं अब अधिक सहन नहीं कर सकता, बहुत हो चुका। यही सब सोचते सोचते कब सवेरा हो गया कुछ पता ही ना चला। मैंने कृपाचार्य से 1 सप्ताह में आने को कहा था, किंतु अब मैंने तुरंत प्रस्थान करने का मन बनाया। मेरे निर्णय से मेरी पत्नी भी प्रसन्न थी। उसे लगा कि आज प्रथम बार इन्हें सद्बुद्धि आई है। मैं 3 दिन की कष्टदायक यात्रा के बाद हस्तिनापुर पहुंचा। जैसे ही मैं नगर की ओर चला, मार्ग के निकट के उद्यान में कुछ बच्चों को धनुष बाण तथा अन्य शस्त्रों का अभ्यास करते देखा। जिज्ञासावश मैं उधर ही चल दिया। वहां तुम सब शस्त्राभ्यास कर रहे थे। हे अर्जुन, आगे के सारे घटनाक्रम से तुम स्वयं ही अवगत हो कि किस प्रकार कुएं से गेंद निकाले जाने पर तुम सब ने जाकर अपने पितामह भीष्म को मेरा परिचय दिया एवं स्वयं उन्होंने आकर अत्यंत सम्मान के साथ तुम सबके शिक्षण का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा। मेरी बात अभी समाप्त नहीं हो पाई थी। इसी बीच एक अनुचर ने आकर अर्जुन को बताया कि हे राजकुमार, आपको माता कुंती ने तुरंत बुलाया है। अर्जुन मेरे अतीत की घटना सुनने में ऐसा विभोर हो गया था कि उसे जाने की याद ही नहीं रही। अर्जुन के चले जाने के बाद हस्तिनापुर आने के समय से लेकर अब तक की एक एक घटना मेरे मानस पटल पर चित्रफलक की भांति चित्रित हो उठी। जिस समय मैं यहाँ आया था उस समय तक महाराज धृतराष्ट्र राजा बन चुके थे। उनसे पूर्व महाराज पांडु राजा थे। इस राज्य की विधि व्यवस्था में विचित्र विरोधाभास है। परिस्थिति एवं शीर्षस्थ मंडली की इच्छानुरूप विधि को परिभाषित कर दिया जाता है एवं उसे ही तर्क संगत सिद्ध करने के लिए धर्म का अमिट रंग पोत दिया जाता है। उत्तराधिकार की सर्वमान्य परिभाषा को चाहे जैसे प्रयोग किया जाता है। सभी जानते हैं उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता है, किंतु महाराज पांडु अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उपेक्षित करते हुए राजपद पर अभिषिक्त कर दिए जाते हैं। उस समय तक यह तर्क दिया जाता है कि महाराज के नेत्रहीन होने के कारण उन्हें राजा बनाया जाना ठीक नहीं समझा गया। कुछ समय पश्चात पांडु की मृत्यु हो जाने पर उन्हीं धृतराष्ट्र को राजा पद के योग्य मान लिया जाता है। इस व्यवस्था को क्या समझा जा सकता है? स्वार्थपूर्ण नियम या उपयोगितावाद के सिद्धांत तत्कालिक तदर्थवाद को उत्पन्न करते हैं। इस तरह के नियम समाज में स्थायी परिवर्तन की दिशा प्रशस्त नहीं कर सकते हैं। शासक पद की उपरोक्त व्यवस्था ने ही इस राजकुल में विनाश के बीज बो दिए हैं और अब वे धीरे धीरे अंकुरित होकर दिखाई देने लगे हैं। दुर्योधन और उसके भाई सत्ता की निरंकुशता के प्रतीक हैं। दुर्योधन भली भांति जानता है कि वह अपनी उचित या अनुचित मांग राजा से मनवा ही लेगा, इसलिए वह मनमाना आचरण करता है। दूसरी ओर महाराज पांडु के पुत्र युधिष्ठिर एवं उनके छोटे भाई हैं जो आज रक्षात्मक मुद्रा अपनाए हुए हैं एवं शीर्ष मंडली का नैतिक समर्थन प्राप्त किए हुए हैं। दोनों समूहों को राज्याधिकार अपने पक्ष में प्रतीत होता है। पांडव धृतराष्ट्र के पास सत्ता को निक्षेप अर्थात धरोहर समझते हैं एवं न्याय धर्म को अपने पक्ष में खड़ा पाते हैं, क्योंकि उनके पिता पांडु असमय ही काल कवलित हो गए थे। उस समय वे शैशव में थे, अतः युवा होने पर सत्ता में उनका स्वाभाविक अधिकार बनता है। युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों सहित अहर्निश कूटनीतिक प्रयत्नों में संलग्न रहते हैं एवं दुर्योधन तथा उसके भाइयों की छवि बिगाड़ने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देते हैं। सत्ता के शिखर पर विराजमान भद्र पुरुषों को उन सबको सत और 5 बनाए रखने में अपना हित नजर आता है, अतः वे शतपंच होने का अवसर नहीं आने देते। आए दिन उपद्रवों के आयोजन एवं दूसरे पक्ष की प्रच्छन्न सहायता का कदाचित यही रहस्य है। भीम को विष देने से लेकर लाक्षागृह तक की घटनाओं से यह बात स्पष्ट होती है, जो गुप्त शुभचिंतक पांडवों को लाक्षागृह से निकालने का उपाय बता सकते हैं, वे लाक्षागृह के निर्माण को भी रोक सकते थे, किंतु ऐसा किए जाने से विद्रोह को हवा नहीं मिल सकती थी। लाक्षागृह से जीवित बच जाने के बाद पांडव अपना परित्यक्त जीवन बिताते हैं एवं अपने पुरुषार्थ तथा जन सहयोग के बल पर सफलता अर्जित करते जाते हैं। इसी कालखंड में योगीराज कृष्ण से उनके मैत्री संबंध हो जाते हैं एवं जिन द्रुपद से भीष्म दूरी बनाए रखने में अपना राजनीतिक हित या दूरदर्शिता समझते थे तथा अपनी छांव से भी बचना चाहते थे, संयोगवश वे पांडवों के निकट संबंधी बन जाते हैं। यहीं से शक्ति की एक ध्रुवीय व्यवस्था की अधोगति प्रारंभ हो जाती है। दुर्योधन को प्रारंभ से ही नियोजित रीति से पांडवों के प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बाल्यकाल से ही उनके मन में राज्याधिकार से वंचित होने का भय समा जाता है। पांडवों का शक्तिशाली होना उनकी ईर्ष्या का कारण बन जाता है एवं वह भी उन्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है।
इस राजभवन के विशिष्ट व्यक्तियों की भूमिका भी कम विवादास्पद नहीं है, चाहे वह भीष्म हो या धृतराष्ट्र या विदुर। पहले गंगापुत्र भीष्म को ही देखें। सर्वविदित है कि भीष्म ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही सम्राट बनने से मना करते समय हस्तिनापुर साम्राज्य के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहने का उद्घोष किया था, जिसका आशय यह था कि वे अपनी क्षमता का उपयोग रचनात्मक कार्यों में करेंगे। सत्ता के प्रतिष्ठा एवं राष्ट्र के प्रतिष्ठा दोनों अलग अलग बातें हैं। दुर्भाग्य से भीष्म ने अपनी शक्ति का उपयोग हस्तिनापुर को शक्तिशाली बनाने में न लगाकर सत्ता के शिखर पर बैठे व्यक्ति के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने में किया। इतना ही नहीं, उसकी दुर्बलताओं का यथोचित लाभ उठाकर अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति में भी संलग्न रहे। उन्होंने प्रारंभ से लेकर अब तक कभी भी अपने पौत्रों को एक मंच पर लाने का प्रयत्न नहीं किया। एक ओर वे कौरवों के दुष्कृत्यों का कायर प्रलाप करते नजर आते हैं, तो दूसरी ओर पांडवों के प्रयास को भी मौन समर्थन देते दिखाई देते हैं। जब पांडव सत्ता के खेल में शक्ति संतुलन की स्थिति में आ जाते हैं, उस स्थिति में भी वे गंभीर दिखाई नहीं देते। यदि वे चाहते तो दोनों पक्षों को समझा बुझाकर तथा पांडवों को सहभागी बनाकर अनिष्ट की विभीषिका को शांत कर सकते थे। जिस उत्तराधिकार को लेकर स्थिति बिगड़ी, उसका प्रश्न तो धृतराष्ट्र के जीवित रहते उठता ही नहीं था, क्योंकि धृतराष्ट्र सर्वमान्य शासक थे। इसी प्रकार धृतराष्ट्र के मन में राजा बनने के समय से ही निरंतर पांडवों का भय दिखाया जाता रहा। उनकी नेत्रहीनता का भी उनके भय का कारण थी। साथ ही उनके मन में प्रारंभ से ही यह बात बैठाई गई कि तुम स्वाभाविक राजा नहीं हो, अपितु तुम्हें धाती के रूप में राज्य की बागडोर सौंपी गई है। व्यवहार में भी उनका उपयोग शक्तिशालियों द्वारा इसी प्रकार तकनीकी शासक के रूप में किया जाता रहा। धृतराष्ट्र इस स्थिति से अंदर ही अंदर आहत रहे, किंतु अपनी स्थिति के कारण मौन रहकर सब कुछ सहते रहे। अपने पुत्रों, विशेष रूप से दुर्योधन के बड़े होने पर आंतरिक रूप से उसे शक्तिशाली बनाकर उसे सत्ता का पृथक केंद्र बनाया जाना उनकी इसी आहत मानसिकता से उपजी चेतना की परिणति है। जहाँ तक महात्मा विदुर का प्रश्न है, वे यद्यपि सत्ता की लिप्सा से पूरी तरह मुक्त प्रतीत होते हैं एवं समय असमय धृतराष्ट्र को नैतिकता का उपदेश देते रहते हैं, साथ ही पांडवों की सहायता भी करते हैं। उनमें सत्ता के उच्च पद पर नियुक्त पदाधिकारियों के गुणों अवगुणों का उचित अनुपात में समावेश है। इसी कारण वे एक और धृतराष्ट्र के विश्वास पात्र हैं, तो दूसरी ओर पांडवों के शुभेच्छु भी। विदुर भी उन व्यक्तियों की कोटि में रखा जा सकता है जो प्रत्येक परिस्थिति में अपना समायोजन बैठाने की कला में सिद्ध होते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं यहाँ आकर बड़ी विचित्र स्थितियों में हूँ। प्रारंभ से ही दो पक्षों में बटे राजकुमारों को प्रशिक्षित करना कोई हंसी खेल नहीं है। जब कभी मैं निष्पक्ष रूप से भी किसी की प्रशंसा करता हूँ, तो भी उसको अन्यथा समझा जाता है एवं मुझ पर पक्षपात का आरोप लगाया जाता है। कभी कभी तो मन में आता है कि सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला जाऊं, किंतु पूर्व व्रत का स्मरण कर कांप उठता हूँ एवं भयभीत होकर परिस्थिति से सामंजस्य बैठाने का प्रयत्न करने लगता हूँ। मैं भली भांति यह समझ रहा हूँ कि राजकुमारों से समर्पित शिष्यत्व की कामना करना सर्वथा निर्मूल है, फिर भी स्वार्थवश मैं इस मिथक की कल्पना को सच बनाए रखता हूँ। अर्जुन को श्रेष्ठतम धनुर्धर घोषित करने में मैं यद्यपि पूरी निष्पक्षता की है, किंतु मेरे इस कृत्य को पांडव हितैषी के रूप में देखा जा रहा है एवं बहुत संभव है कि निकट भविष्य में इसका परिणाम मुझे भोगना पड़े। व्यक्ति विशेष के प्रति पक्षपात का प्रदर्शन किसी दशा में उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसे में अन्य लोगों का कोपभाजन बनना स्वाभाविक है। मैं इस स्थिति को नहीं समझता, ऐसी बात नहीं है, किंतु मेरे पद की व्यवस्था है। मेरे यहाँ आने के कुछ समय बाद ही यहाँ के सर्वोच्च प्रभारी भीष्म ने प्रतीकों में मुझसे कुछ अपेक्षाएं की थी, जिनका अनुपालन न करने का अर्थ मैं भली बात ही समझता रहा हूँ। सत्ता संस्थान के सर्वोच्च सोपानों पर पद स्थिति की दशा में निष्पक्षता तभी संभव है जब शासक स्वयं इस हेतु प्रयत्नशील हों, अन्यथा तकनीकी रूप से निष्पक्षता का प्रदर्शन ही नियति बन जाती है एवं सारे लोग इस ओढ़ी हुई निष्पक्षता को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करते हैं। यहाँ आने के बाद के सारे घटनाक्रम इस बात की दुहाई देते हैं कि राजभवन में एक दूसरे को पराभव अर्थात नीचा दिखाने के प्रयत्न आए दिन होते रहते हैं। साथ ही विशिष्ट व्यक्तियों के समूहों द्वारा प्रशासनिक निकाय को व्यक्तिगत स्तर पर अपने पक्ष में बनाए रखने हेतु प्रलोभन एवं भय का वातावरण सृजित किया जाता रहता है।